नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है और आर्मी चीफ भी हैं, डीजीआईएसआई भी हैं और सियासी क़यादत को ब्रीफ किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे और ये बड़ा मुझे इस पे सरप्राइज़ हुआ क्योंकि ये वो इजलास था जिसके अंदर एक कौमी यकजहती चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर भी बैठते, लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे हुए हैं, बड़ी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं या जो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर्स हैं, हेड्स हैं कौमी असम्बली या पार्लियामान के अंदर, उनकी नुमाइंदगी भी मौजूद है। आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई भी मौजूद हैं। तो वो जो एक पेज 100 दफ़ा हम चीखा मारते हैं पूरा साल, सियासी लोग हमारे के सारे एक पेज हैं, वो आज एक पेज चाहिए था। यहाँ एक कंसेंसस इवॉल्व होता और उसी कंसेंसस को बाद में ये जो भी जॉइंट स्टेटमेंट मुश्तरका एलामिया इस इजलास के अंदर तय किया जाता, उसको कौमी असम्बली या मुश्तरका इजलास या सेनेट के इजलासों में सेपरेटली उसको एक रेजोल्यूशन की शक्ल में पास किया जाता। प्राइम मिनिस्टर ने कल जो तकरीर की थी वो पावरफुल स्टेटमेंट था फ्लोर ऑफ द हाउस की, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा जेस्चर था। अपोजिशन से अंडरस्टैंडिंग पहले की गई कि वो हाउ हू नहीं करेंगे, वो नहीं हुआ। सारी चीज़ें ठीक करके आज के इजलास में बैठ जाते तो उनका बड़ापन लगता, छोटे ना पड़ते वो, क्योंकि बाकी उन्हीं की तरह के इंसान हैं। उनके साथ बैठ के आज एक इलामिया चाहिए था जो पाकिस्तान की ज़रूरत थी, ये किसी सियासी जमात की ज़रूरत नहीं थी। ये एक काबिल अफसोस बात है, लेकिन बाकी चीज़ें बहरहाल पॉजिटिव हैं कि वहाँ पे आर्मी चीफ मौजूद हैं और डीजीआईएसआई मौजूद हैं। जो अफ़गान सिचुएशन जो हमारे सामने जिस तरीके से खुल के सामने आ रही है, जिसमें इस बात का कवी इम्कान मौजूद है कि वहाँ खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर लेगी, तालिबान टेक ओवर्स हो रहे हैं। दूसरी जानब से अफ़गान हुकूमत कमज़ोर पड़ती जा रही, गिरती जा रही है। मुख्तलिफ़ कस्बों के अंदर, डिस्ट्रिक्स के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ तस्वीरें छपी नज़र आती हैं कि अफ़गान नेशनल आर्मी के जो पूरे के पूरे कॉन्वॉयज़ हैं, एक छोटी सी उनकी बटालियन है, वो जाती है और वो तालिबान के सामने सरेंडर कर रही है। तो बख्तरबंद गाड़ियाँ, असला, गोला बारूद, वो सारा भी तालिबान के हाथ आ रहा है। बीइंग अ नेबरिंग कंट्री हमारे लिए प्रेशर वाली सिचुएशन वैसे ही डेवलप होनी है जब अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान आना शुरू हुए थे। क्या हम दोबारा अफोर्ड कर सकते हैं कि 30-40 लाख बंदे को 40 साल 4 दहाइयाँ हमने संभाले रखा, उसके बाद पूरे पाकिस्तान को जिस तरीके से हमने रेडिकलाइज होते हुए देखा, जो था नहीं पहले, उसके बाद रेडिकलाइज हुआ, क्लाशनकोफ आई, यहाँ पे ड्रग्स आई जो पाकिस्तान की सोसाइटी का हिस्सा नहीं थी, वो चीज़ें पाकिस्तान में आ गई। यहाँ मुसल्लह जत्थे बने, लश्कर, सिपाह और पता नहीं किस किस नाम से यहाँ तंजीमें बन गई। क्या हम दोबारा अफोर्ड करेंगे कि वैसी ही सूरत हाल जो ज़रब अज़्ब के बाद या रद्दुल फ़साद के बाद फ़ौज के लातादाद जवानों की और हमारी पुलिस के और सिविलियन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी लंबी तादाद की कुर्बानियाँ और शहादतों के बाद हम दोबारा एक ऐसी सूरत हाल का सामना करेंगे? यकीनन इसका जवाब ना में होगा। हमें इस सूरत हाल को अवॉइड करना है जो पाकिस्तान या इस खित्ते के लिए आग लगाने का सामान पैदा कर सकती हो। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? करने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली थी और वो वाज़ेह पोजीशन ये थी कि पाकिस्तान पीस में तो हिस्सेदार बनेगा, अमन की खातिर तो हम अमेरिका के इत्तेहादी बनेंगे, लेकिन हम किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बन सकते। माजी में हम तनाज़े का हिस्सा बने, तनाज़े का हिस्सा हम ऐसे बने कि जब जहाद अफ़गानिस्तान शुरू हुआ तो जनरल ज़िया ने पाकिस्तानी सरजमीन को लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल होने दिया। CIA और वेस्टर्न वर्ल्ड जो सारे उस जहाद को सपोर्ट कर रहे थे, ये अरब मुजाहिदीन को लेकर आए, जिसको अब अलकायदा कहते हैं, उस वक्त मुजाहिदीन कहते थे, उस सारी अलकायदा को और उस सारे मुजाहिदीन को यहाँ पाकिस्तानी सरजमीन के रास्ते अफ़गानिस्तान में जाने दिया गया और पूरे वेस्ट ने और CIA ने उसको फ़ंड भी किया और सपोर्ट भी किया। पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल हुई। बाद में जब सोवियत यूनियन टूटता है, लास्ट सोवियत यूनियन का जो सोल्जर है रेड आर्मी का, वो अफ़गानिस्तान से निकलता है। उसके बाद पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अमेरिका को नज़र आ जाता है, कभी प्रेस्लर अमेंडमेंट, कभी कोई और अमेंडमेंट, हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी और एक लंबा फिर डिकेड है जिसमें हम अमेरिका से दूर हो जाते हैं। फिर 9/11 होता है, फिर दोबारा जनरल परवेज़ मुशर्रफ अमेरिका के इत्तेहादी बनते हैं। वहाँ से सवाल पूछा जाता है कि विद अस और अगेंस्ट अस, तो यहाँ से जनरल मुशर्रफ का जवाब आता है कि अनस्टेंटेड सपोर्ट, यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे कि बगैर मशरूत किसी शर्त, इफ्स एंड बट्स के बगैर आपकी मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। फिर हमारे यहाँ वही खाना जंगी TTP, जो पहले TTP के नाम से तंजीम नहीं थी, जनरल मुशर्रफ के इत्तेहादी बनने के बाद एक TTP पाकिस्तान में भी बन गई। वो तमाम मुसल्लह जत्थे जो इस ज़मीन से ऑपरेट करते थे, वो हमारे जो दुश्मन मुल्क थे उन्होंने उनको इंगेज कर लिया और वो बम धमाके पाकिस्तानी इलाकों में ही होना शुरू हो गए। फिर पाकिस्तान की 3 बेसिस वो अमेरिका को दे दी गई, जिनका कई साल किसी को मालूम ही नहीं था कि वो कौन कौन से अड्डे हैं। कोई शमसी एयर बेस है, कोई शहबाज एयर बेस है, कोई जैकबाबाद एयर बेस है, वहाँ से ड्रोन उड़ते थे, ब्लैक वाटर वहीं पे उनको मिसाइल डालती थी। वो कुछ अफ़गानिस्तान में जाके बरसाते थे, कुछ हमारी ट्राइबल एरियाज़ में वो मिसाइल बरसाते थे। प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक पोजीशन इख्तियार की है जो मैं चाहता हूँ आपको उनका बयान भी सुनाऊँ और फिर प्रोग्राम को आगे लेकर चलूँ। क्या पाकिस्तान किसी तनाज़े का हिस्सा बनेगा? उसके ऊपर उनका जवाब सुनिए। मेरे से पूछा गया जी
क्या पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को? मैं अगला सवाल तो उससे ये पूछूं कि जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दी हो? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम खेल, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। यानी बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। कभी इस कौम ने किसी के लिए, किसी खौफ से, हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अब हम अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने आगे चलकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो अपनी किताब में दावा किया था कि मैंने इतने पाकिस्तानी या इतने लोगों को पकड़ के हमने अमेरिका के हवाले किया, उसका भी जिक्र किया, और फिर मिज़ाइल हमलों का भी जिक्र किया। डॉक्टर आफिया समेत बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिनकी कहानी के इर्द गिर्द एक अजीबोगरीब तनाज़ा खड़ा है डे 1 से, और उन्होंने जो मिस्ट्री जिस तरीके से उस खातून को पकड़ के ले गए और सज़ा दी, वो आज तक अनरिजॉल्व है।